नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इजराइल में तेल अवीव के आसमान में एक अजीब सा सीन आज देखने को मिला। मिसाइलें तो लगातार दिख ही रही हैं, ईरान लगातार उनको रोशन किया हुआ है, लगातार चमक रही हैं मिसाइलों से। लेकिन आज एक ऐसा सीन दिखा है जो हर इजरायली के दिल में खौफ भर रहा है। अचानक से तेल अवीव के आसमान में बहुत सारे कौवे दिखने लगे। जी, तेल अवीव का पूरा आसमान कौवों से भर गया। थोड़ी देर तक कौवे चक्कर लगाते रहे और उसके बाद निकल गए। देखिए, मैं तो इन सारे टोटकों को नहीं मानता। मुझे लगता है कि यह सब प्रकृति का मामला है, कौवे आए जाएं क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इजराइल की जनता तो बहुत ज्यादा धार्मिक है। इजराइल की जनता तो इन टोटकों में बहुत भरोसा रखती है और कहा यह जाता है कि किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी भी शहर के ऊपर कौवों के मंडराने का मतलब यह होता है कि उस शहर के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये जो एक है कौवे जो पूरी तरह से तेल अवीव के आसमान पर छाकर निकले हैं, ये तेल अवीव के मन में एक अलग तरह का खौफ पैदा करने वाला है, इतना तो तय है। और खौफ पहले से भी कम नहीं है। हालत यह है कि वहां मेंटल ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया है। बहुत सारी खबरें आई हैं, लेकिन एक वीडियो आया है जिसको देखकर अजीब सा लगा मुझे। एक औरत है, दरमियानी एज की औरत है, उसके दोनों हाथों में चाकू है और वो वहां की सड़कों पर, वहां के मॉल में घूम रही है और जब भी सायरन बजता है वो दोनों हाथों के चाकू लहराने लगती है। उसको रोकने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन वो पागलों की तरह पूरे शहर में घूम रही है। और इजराइल से जो कई सारे ट्वीट आए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत सारी जगहों पर देखी गई हैं। देखिए, इजराइल ने हमेशा लेबनान गए, बम गिराए, चले आए। गजा गए, बम गिराए, चले आए। सीरिया गए, बम गिराए, चले आए। अपना शहर बड़ा सेफ रखा है। आयरन डोम लगा लिया, अमेरिका से पेट्रियाट ले लिया, अमेरिका से थॉड ले लिया। तो मिसाइलें चले तो पहले तो कतर और जॉर्डन जैसे मुल्क रोक लेंगे। अगर वहां से निकल के आ भी गई तो इनका सायरन बज जाएगा। आधे घंटे 45 मिनट पहले सायरन बज जाएगा, सब लोग जाके छुप जाएंगे और थोड़ी देर बाद निकल आएंगे। यही अभी तक की प्रैक्टिस रही है। तो इजराइल के लोगों को कभी इतनी लंबी जंग झेलने की आदत नहीं है, कभी अपने आसमानों से आग बरसते हुए देखने की आदत नहीं है, कभी मिसाइलें सीधे जमीन पर गिरकर घरों को तबाह करते हुए देखने की आदत नहीं है। दूसरों की जान लेने में इनको बहुत मजा आता है। गजा में जब लोग मरते हैं तो ये खुशियां मनाते हैं। तो कल हमने देखा कि गजा के बच्चे खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे जब इजराइल के ऊपर मिसाइलें गिर रही थी। लेकिन इजराइल की आदत तो दूसरों के दुख में हंसने की है। आप सोचिए, क्यूबा कहां है? क्यूबा में ना मुसलमान है, ना क्यूबा में पर्दा है, ना क्यूबा में कुछ और है। लेकिन क्यूबा के अंदर लोग अगर परेशान हो रहे हैं अमेरिकन घेराबंदी से, तो इजराइल वाले उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इन्हें बने ही इस तरह से हैं कि दूसरों के दर्द को सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए वो दर्द जब अपने दरवाजे पर, अपने आंगन में, अपने घर में बरस रहा है तो पागल होना बिल्कुल तय है। जब 8-8, 10-10 घंटे इनको रहना पड़ रहा है शेल्टर में, लगातार सायरन बज रहा है, तो इजरायली सोसाइटी का टूटना, इजरायली सोसाइटी का परेशान होना और भागने के रास्ते तलाश करना बिल्कुल लाजिम है। जिसने कभी दर्द नहीं झेला है उसको अगर एक सुई भी चुभ जाए तो लगता है पेन बहुत ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा है। और जो दर्द झेलते रहते हैं, जिनका इतिहास दर्द झेलने का है, वो तो हर तरह के वार में मुस्कुरा रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद रोज रात को ईरान की सड़कों को आबाद कर रहे हैं। रोज रात को ईरान की सड़कों पर हजारों लोग दिखाई देते हैं, जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए और जंग में अपने सिपाहियों को सपोर्ट करते हुए, बावजूद इसके कि ईरान में भी लगातार जो मिसाइलें और बम बरस रहे हैं, उनमें लोग मारे जा रहे हैं, घर टूट रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा फर्क है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, जंग लड़ी जाती है अंदर की ताकत से, बर्दाश्त करने की ताकत से। मेरे गांव पर मेरे एक चाचा कहानी सुनाते थे कि कोई था जिसने अचानक एक दिन बंदूक निकाल दी और दूसरे वाले के ऊपर तान दी। जो सामने थे वो सिर्फ हंस पड़े और कहे, तुमसे यह बंदूक नहीं चलने वाली है। थोड़ी देर में उसका हाथ कांपने लगा, बंदूक नीचे गिर गई। तो बंदूक से लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है मजबूत इरादों से। और वो मजबूत इरादे पर्शिया के पास, ईरान के पास हजारों बरस से हैं। हजारों बरस से बड़े बड़ों के खिलाफ खड़े रहने, लड़ने और अपना वजूद बचाए रखने का जो इतिहास है, जो ये तारीख है चमचमाती हुई,
मुस्कुराती हुई तारीख जो है ईरान के पास, वो उसको जिंदा रखती है और इसीलिए लोग आपस के सारे भेदभाव भुलाकर अपनी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं और सारी तबाहियों में मुस्कुराते रहते हैं। जिनके घर के लोग शहीद हो रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मुल्क के लिए शहीद हो गए, कोई बात नहीं। ये चीज आपको इजराइल में या किसी जबरदस्ती बनाए हुए मुल्क में दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कोई दर्द नहीं झेला है, सिर्फ दूसरों को दर्द दिया है। इसलिए ये लड़ाई इजराइल के लिए लगातार ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वही अपील कि अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो छूटे नहीं। और साथ में अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो QR कोड है उसको स्कैन करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अरब मुल्कों का क्या हाल है, अरब मुल्क किस तरह से सोच रहे हैं। और जब मैं अरब मुल्क कह रहा हूं तो मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूं। बहरीन की मैं आपको बात बताऊं, बहरीन की जो टीवी है, ऑफिशियल टीवी है, उसने इजराइल की ऑफिशियल टीवी के साथ समझौता कर लिया है। उसमें UAE की भी ऑफिशियल टीवी शामिल है। UAE के जो पुलिस के डिप्टी चीफ है, उनका ट्वीट आता है जिसमें अरब मुल्कों से वो अपील कर रहे हैं कि इजराइल के समर्थन में खड़े हो जाओ, इजराइल के साथ खड़े हो जाओ। ये UAE के डिप्टी पुलिस चीफ ट्वीट कर रहे हैं। अगर इससे दुबई की सरकार सहमत नहीं होती तो ये चीफ साहब अभी तक जेल में होते, ट्वीट डिलीट हो चुका होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि UAE खुल के इजराइल के साथ है, बहरीन खुल के इजराइल के साथ है। इन दो मुल्कों के बारे में हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये दो मुल्क इजराइल के साथ हैं और मुल्कों की इन्हें मदद नहीं मिल रही, लेकिन ये मुल्क तो कम से कम इजराइल के साथ हैं, बहुत सीधे तरीके से। UAE के बारे में अगर डिटेल में बात करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो आतंकवाद के खिलाफ की बात कर रहे थे, कहां कहां कैसे कैसे आतंकवादी आंदोलनों को इन्होंने मदद की है। सूडान का एग्जाम्पल तो सामने है ही, लेकिन सूडान अकेला नहीं है, लीबिया भी है और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिनके बारे में बहुत डिटेल में बता सकता हूं कि कैसे आतंकवादी संगठनों को इन्होंने पैसा दिया है और इजराइल का खेल सक्सेसफुल हो सके इसके लिए पूरी पूरी मदद की है। ये सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इजराइल के साथ UAE का क्या रिश्ता है, सब जानते हैं। अब दूसरे मुल्क की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट और बड़ा मुल्क है, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स के जानिब से खबर यह आती है कि वहां के जो सलमान साहब हैं, क्राउन प्रिंस जो हैं, वो ट्रंप को लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर और ज्यादा बम गिराए जाए ताकि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए। जैसा अंदेशा था, यह खबर आने के बाद सऊदी अरबिया ने बिल्कुल यह क्लियर किया है कि ऐसा कोई बयान हमने नहीं दिया और यह झूठी खबर है। ठीक है, उन्होंने कहा झूठी खबर है, हम मान लेते हैं। लेकिन ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठ के जब उससे पूछा गया तो 3 मुल्कों का नाम लेता है, सऊदी अरबिया का, और सऊदी अरबिया का नहीं, सीधे सलमान का नाम लेता है, UAE का नाम लेता है और कतर का नाम लेता है। कहता है ये मुल्क हमारा साथ दे रहे हैं। मैं ट्रंप के कहे को आखिरी नहीं मानता, बल्कि ट्रंप के कहे को 90% झूठ मानता हूं। लेकिन सलमान को सामने आकर कहना चाहिए कि ट्रंप साहब यह गलत बयानी बंद कीजिए, हम आपके साथ नहीं लड़ रहे। और अगर वो नहीं कहते हैं तो यही माना जाएगा कि ट्रंप जो कह रहा है उसको वो तस्लीम कर रहे हैं। जहां तक UAE की बात है, पहले ही मैं कर चुका हूं, लेकिन कतर की बात थोड़ी अलग देखनी चाहिए। कतर का अमेरिका से रिश्ता हम सब जानते हैं। कतर का भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर अमेरिका ही है, जैसे बाकी गल्फ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज का है। लेकिन कतर के ऊपर पिछले काफी टाइम से हमले नहीं हो रहे हैं। उसके गैस प्लांट पर हमले के बाद से हमले बंद हैं। एक उड़ती खबर यह आई कि कतर ने काफी पैसा दिया है ईरान को। कतर और ईरान दोनों ने मना कर दिया कि इस तरह की कोई डील नहीं हुई है। लेकिन कतर के प्रवक्ता का कल एक बयान आता है कि इस वाली डील में तो हम शामिल नहीं हैं जो बातचीत हो रही है, लेकिन हमारी कोई जरूरत हो तो हम उसमें अपना रोल निभाने के लिए तैयार हैं। इसके पहले भी कतर नेगोशिएट कर चुका है। पिछली बार आपको पता है दोहा में ही बातचीत हो रही थी जब 12 रोजा जंग शुरू हो गई। तो कतर को मुझे लगता है कि ईरान ने छूट दी हुई है। ओमान बहुत क्लियरली लगातार यह बात कह रहा है कि इस जंग की वजह ईरान नहीं है। मैंने कई बार बताया है कि उनके विदेश मंत्री का जो एक आर्टिकल आया था और जिसको पढ़ने के बाद उनके लिए मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ईरान को लेकर आपके ख्याल चाहे जो भी हों, लेकिन इस जंग की शुरुआत ईरान ने नहीं की। अब कुवैत जैसे छोटे मुल्कों की बात हम छोड़ दें। कुवैत जैसे छोटे मुल्कों के लिए सऊदी अरबिया बहुत बड़ा सहारा है। जैसे अभी की बात है कि इंडिया से एक जहाज खाने पीने वाली चीजों का
गया सऊदी अरब और सऊदी अरब से फिर कुवैत गया। कुवैत का जब भी एयर स्पेस बंद होता है या दिक्कत आती है तो सऊदी अरबिया के थ्रू उनका सामान आता है। और वैसे भी जो कुवैत के ऊपर इराक ने आक्रमण किया था, सद्दाम हुसैन ने जो अटैक किया था, उसमें कुवैत के साथ सऊदी अरबिया खड़ा था। तो सऊदी अरबिया के साथ कुवैत का जिस तरह का रिश्ता है उसमें यह माना जा सकता है कि सऊदी अरबिया जो स्टैंड लेगा वही कुवैत भी लेगा। तो मोटा मोटी गल्फ और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की कंडीशन यह है कि उनको यह फैसला करना है कि खड़ा किस तरफ होना है। उनको अगर इजराइल के साथ खड़ा होना है तो यह लड़ाई लंबी चलेगी और बहुत तरह के तनाव पैदा होंगे। और अगर वो ये सोच पाए कि अमेरिका और इजराइल उनकी मदद के लिए नहीं है बल्कि इनका पैसा, इनका तेल, इनका सारा कुछ अमेरिका और इजराइल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो शायद वो खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ें और ये मिडिल ईस्ट के लिए काफी बड़ा और काफी सही कदम होगा। लेकिन वो क्या करेंगे ये तो वो ही तय करेंगे। एक बात बहुत क्लियर है कि अगर आपकी जमीन से ईरान पर हमला होता रहेगा तो ईरान भी पलटकर आपके ऊपर हमला करता रहेगा। इस पूरे जंग में एक और कंट्री बहुत मजेदार तरीके से उभरी है और वो है इराक। इराक के ऊपर लगभग अमेरिका का लगातार कब्जा रहा है। सद्दाम हुसैन के फांसी पर चढ़ने के बाद लगातार कब्जा ही मान सकते हैं आप, क्योंकि इराक का तेल बिकता है लेकिन पैसा अमेरिका में जमा होता है। और इराक के अंदर लगातार यह डिमांड उठती रही है कि नाटो और अमेरिका जो वहां पर है उनको बाहर निकाला जाए। नाटो तो बाहर निकल गया, नाटो की पूरी सेना बाहर निकल गई। अमेरिका की सेना ने वहां का जो पीएमक्यू संगठन है, वहां का जो आप कह सकते हैं पुरानी मिलिशिया थी, आईएसआईएस से मुकाबले के लिए बनी थी, लेकिन अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी है, गवर्नमेंट के लिए, इराकी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो वो कोई इलीगल मिलिशिया नहीं है। पीएमक्यू के साथ इन्होंने 24 घंटे के सीज फायर की डिमांड की थी ताकि अमेरिकी सेना को निकाला जा सके वहां से। पीएमक्यू ने वो डिमांड मान ली, सीज फायर कर लिया, लेकिन उसी समय पीएमक्यू के हेडक्वार्टर पर अटैक करके पीएमक्यू के जो चीफ थे उनको मार दिया गया। उसके बाद से इराक की गवर्नमेंट गुस्से में है। इराक की गवर्नमेंट ने पीएमक्यू को बिल्कुल साफ कहा है कि आप अपने तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके ऊपर जो हमला हुआ वो इराक के ऊपर हमला था और वो गलत हमला था। और यही नहीं, कल रात को एरबिल में जहां अमेरिकन बेस था वहां के एक होटल में बताया जा रहा है कुछ अमेरिकी रुके हुए थे, उस पर बहुत तीखा हमला हुआ है। तो कहा जा सकता है कि इराक ईरान के साथ इस जंग में शामिल हो चुका है और वहां से नाटो को पूरी तरह से निकाला जा चुका है। अमेरिका काफी हद तक निकल गया है और अमेरिका से पूरी तरह से इराक को खाली कराने के लिए पीएमक्यू और वहां की आर्मी को आदेश दे दिया गया है। वहां लड़ाई और ज्यादा तेज होने की उम्मीद है। और इसी सीज फायर वाली बात से तमाम सीज फायर याद आते हैं, जैसे पीएमक्यू के साथ सीज फायर किया गया और पीएमक्यू के चीफ को मार दिया गया। आप याद कीजिए सद्दाम हुसैन के साथ भी सीज फायर किया गया था कुवैत वाले मसले पर। अब इराक का कुवैत पर हमला सही था, गलत था, यह सब बहस अलग से करते रहेंगे, लेकिन जंग चल रही थी और जंग में सीज फायर हुआ था। सीज फायर के बाद सद्दाम हुसैन और इराक के ऊपर जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए और फाइनली एक झूठा, एक फर्जी आरोप लगाया गया केमिकल वेपन्स का और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक सीज फायर ये। लेबनान के साथ सीज फायर होता है, लेकिन उसके बाद अब इजराइल लगातार हमले करता रहता है और आज हालत यह है कि फुल फ्लेज लड़ाई वहां पर चल रही है। कल एक मजेदार बयान आया, वहां के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि ईरान के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गए, उनको 29 तारीख तक लेबनान छोड़ देना होगा। उसके बाद वहां तमाम जिम्मेदार लोगों के बयान आए कि ईरान से रिश्ता हमारा कल का नहीं है, हजारों साल पुराना है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो लेबनान के अंदर जो रिफ्ट चल रही है वो आप जानते ही हैं। खैर, मैं ये कह रहा था कि लेबनान के साथ भी सीज फायर हुआ था और सीज फायर के बाद भी लगातार इजराइल की बमबारी जारी रही। गजा में सीज फायर हुआ और उसके बाद गजा के ऊपर अटैक जारी है लगातार। कल रात को भी एक बम छोड़ा गया है नॉर्दर्न गजा में। तो अमेरिका और इजराइल जो सीज फायर करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि जंग में जब कमजोर पड़ते हैं तो अपने लिए वक्त जुटाते हैं और सही मौका मिलने पर हमला करते हैं। यही वजह है कि ईरान 1 महीने के सीज फायर या 15 दिन के सीज फायर पर तैयार नहीं है इस बार। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के सीज फायर के बाद क्या होगा और ईरान डिमांड कर रहा है कि परमानेंटली इस जंग को रोकने का उपाय किया जाए, रूल बनाया जाए। और आप देखिए, ट्रंप साफ लग रहा है कि इस जंग का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़कर निकलने के मूड में है। और फिलहाल जो वो आदमी दिख रहा है उस आदमी का नाम है पीटर हेग्सेथ, जो इनका वार सेक्रेटरी है। ट्रंप ने बयान दिया कि पीटर हेग्सेथ नहीं चाहता है कि यह जंग रुके। आप सोचिए उसकी औकात है।
एक ऐसा आदमी जिसको सेक्रेटरी ऑफ वॉर बनाया गया, लेकिन उसके पास किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है। ना FBI का अनुभव है, ना आर्मी का अनुभव है, और ना उसके पास CIA का अनुभव है। वो तो एक टीवी चैनल पर प्रेजेंटर था और वहां पर उसके अवैध रिश्ते बन गए थे, वो सब छोड़ दीजिए। उसके सिर्फ और सिर्फ इतनी खूबी है कि वो ट्रंप का बिल्कुल पक्का फॉलोवर है। ट्रंप कहेंगे सूरज तो कहेगा सूरज, ट्रंप कहेंगे अंधेरा तो कहेगा अंधेरा, और इजराइल के साथ भी उसका गहरा रिश्ता है। इतना ही पीटर हेग्सेथ की खूबी है। ऐसे आदमी को आपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर बनाया और अब आप कह रहे हैं कि वो वार नहीं रुकवाना चाहता है। बहुत सीधा सा मामला है कि पीटर हेग्सेथ या किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहता है ट्रंप, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका खुद का दिमागी तवाजुन कैसा है ये हम नहीं जानते। व्हाइट हाउस में बैठकर वो बयान देता है कि हमारे 3 जहाज हमने खुद ही गिरा दिए। हमारी जो पेट्रियट मिसाइलें थी, जो इंटरसेप्टर मिसाइलें थी, उन्होंने हमारी 3 जहाजें गिरा दी। आप जानते हैं कुवैत के अंदर ये 3 जहाजें गिरी हैं। अमेरिका कह रहा है हमारी ही मिसाइल से गिर गई, ईरान कह रहा है हमने मारा है। वैसे भी अपनी जहाजें अपनी मिसाइल से अगर गिर जा रही हैं तो यह बताता है कि आपके यहां कोई बड़ी प्रॉब्लम है, और यह शर्मनाक बात है अमेरिका जैसे मुल्क के लिए। और हकीकत यह है कि 28 फरवरी से 15 मार्च तक 23 जहाज कम से कम गिर चुके हैं, जिनकी कुल कीमत $1 बिलियन के आसपास है। एक F-35 गिरा है, एक US-60 ब्लैक हॉक गिरा है, 3 F-15E गिरे हैं, 12 MQ-9 रीपर्स गिरे हैं, 5 KC-135 गिरे हैं और एक KC-35R गिरा है। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, यानी अमेरिका के तकरीबन 30 जहाज गिर चुके हैं केवल 28 फरवरी से 15 मार्च यानी 18 दिनों के अंदर, जिनकी कुल कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है, $1 बिलियन से ज्यादा है। और जब ऐसे हालात हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि ट्रंप बुरी तरह से उलझ गया है। कल NDTV पर एक इंटरव्यू आ रहा था रॉबर्ट पेपे का। रॉबर्ट पेपे प्रोफेसर हैं और साथ में अमेरिकन डिफेंस के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप जो है वो एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुका है, यानी जंग उसने बड़ी तो कर दी, अब उससे बाहर कैसे निकलें ये समझ में नहीं आ रहा है। और साथ में इस एस्केलेशन को जिन उद्देश्यों से किया गया था, जिन मकसदों से ये एस्केलेशन किया गया था, उनमें से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। ना तो ईरान में रेजीम चेंज हुई, ना ईरान सरेंडर करने जा रहा है, ना ईरान का एटॉमिक जो सेंटर था वो खत्म किया जा सका है। हालांकि आज की खबर है कि बुशर के पास हमला हुआ है और उसका कितना असर है ये हम अभी तक नहीं जानते। लेकिन ये जो एस्केलेशन हुआ है, प्रोफेसर पेपे कहते हैं कि इसका कोई फायदा अमेरिका को नहीं हुआ है, सारा फायदा ईरान को हो रहा है। और ईरान एक बेहतर पोजीशन में है इस डील में अपनी शर्तें रखने के लिए। क्या शर्तें ईरान में रखी हैं वो तो मैं आपको सुबह बता ही चुका हूं, बहुत डिटेल में बता चुका हूं। और उनका यह भी कहना है कि ये जो नए 2-3 हजार मरीन और क्या क्या भेजे जा रहे हैं, इससे ये ट्रैप बहुत मजबूत होगा और मजबूत होगा, क्योंकि ये ईरान पर किसी भी हालत में कब्जा कर नहीं पाएंगे, ईरान को जंग में हरा नहीं पाएंगे। तो ये फिलहाल हालात हैं। तेल अवीव के आसमान पर कौवे उड़ रहे हैं। अगर इसको अपशकुन ना भी मानो तो भी एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि वहां पर इतनी तबाही हो रही है कि चीले और कौवे उसके आसमान पर उड़ रहे हैं। ईरान लगातार इस बात पर मुतमईन है कि ना हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को छोड़ेंगे और ना ही हम इस जंग में हार मानेंगे। एक खबर यह भी आ रही है और कई जगहों से आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए ब्रिटेन अपनी रॉयल नेवी की जहाज भेजने की बात कर रहा है। जब तक खबर कंफर्म ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि यह खबर टाइम से शुरू हुई, जो वहां का बड़ा अखबार है। अब अगर ब्रिटेन इस जंग में शामिल होता है तो यह अपने आप में एक बड़ा एस्केलेशन होगा। देखते हैं इसका असर क्या होता है। बातचीत की बात भी लगातार चल रही है। हम तो यही चाहेंगे बातचीत हो, ट्रंप को बुद्धि आए और ईरान की ज्यादातर शर्तें मानकर ये जंग खत्म करें। लेकिन हमारे आपके चाहने से क्या होता है, मैं तो यहां पर आपको रिपोर्ट कर सकता हूं दुनिया भर में जो हो रहा है, और वो मैं लगातार कर रहा हूं। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस। बहुत शुक्रिया।